हेलो फ्रेंड्स, तो वो स्टूडेंट्स देखिए जिन्होंने सर सितंबर 2026 के अंदर अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, चाहे वो ग्रुप 1 का एग्जाम हो या ग्रुप 2 का एग्जाम, उनके सामने देखिए आज की डेट में तकरीबन आपके सामने 6 महीने का टाइम है और किस तरीके से आने वाले इस 6 महीने के अंदर हमें अपनी तैयारी रखनी है, हमारा रोड मैप किस तरीके का होगा ताकि हम अपने सितंबर अटेम्प्ट को सक्सेसफुल अटेम्प्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। आज की इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले देखिए मैं आप लोगों को बताऊं किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना रोड मैप रखना है। यहाँ पर हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात, आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को चीज नॉलेजेबल लगे, यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो अगर आप हम बात करें, सर मैं बहुत ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट सिंगल ग्रुप देखिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंगली इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपके पास है, दोनों में ही 3-3 पेपर हैं। ग्रुप 1 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, फिर आपका टैक्सेशन जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ग्रुप 2 के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स और यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। हर एक पेपर आपका जो है यहाँ पर 100 मार्क्स कैरी करता है, जिसके अंदर इंडिविजुअली आपको पास होने के लिए 40 लेकर आने होते हैं। एग्रीगेट बेसिस पर आपको 50% स्कोर करना होता है। मतलब यहाँ पर भी आपको 150 मार्क्स चाहिए और यहाँ पर भी 150 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि 70-30 की रेशो है। आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और अगर आपने इन एमसीक्यूज में 20 से 25 नंबर स्कोर कर लिए तो पास होने के लिए 15 से 20 नंबर चाहिए होते हैं, जो कि 70 में से लाना बहुत आसान होता है। अगर आपने कोई 3-4 टॉपिक भी अच्छे से कर लिए हर सब्जेक्ट में तो 20 नंबर तो आप बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो पास होने को लेकर आप लोगों के मन में जो एक डर रहता है कि सर पास होना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको यहाँ पर देखिए बता रहा हूं कि आप कितनी आसानी से पास हो सकते हैं। बस थोड़ी सी प्लानिंग करने की जरूरत है। ठीक है जी। अच्छा सर, अब हमारे सामने ये पेपर पता लग गया किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो इनकी वेटेज 50-50 की है और यहाँ पर एफएमएसएम में भी आपके 50-50 मार्क्स का ये दो चीजें रहती हैं और वही बिल्कुल यहाँ पर भी 70-30 की रेशो आपकी रहती है एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर। तो ये आपके सब्जेक्ट है। अब सर हमें पढ़ाई करनी किस तरीके से है ताकि हम अपना आने वाला अटेम्प्ट क्लियर कर सकें। तो यहां पर आप लोग जरा एक बात समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपकी चीज आती है, जो आपको सबसे पहले करनी है, वो है आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना होगा। अब ये कैसे अच्छी हो सकती है सर? जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं वहां से आप वीडियो क्लासेस देखिए, जो चीजें समझाई गई हैं, जहां नोट्स बनवाए गए हैं उनको बनाइए, अच्छी तरीके से करिए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि क्लासेस कहां से लें तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से देखिए आप अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको इंटरमीडिएट के सभी कोर्सेज मिल जाते हैं, आप उसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप लोग देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीए इंटर का जो हमारा ग्रीन कार्ड है उसके अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर एनरोल करने का फायदा यह है कि यहां पर इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल की आपको देखिए कोचिंग मिल जाती है और वो भी जब तक आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते। मतलब एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट तक नहीं, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा आपके पास क्लासेस का एक्सेस रहेगा। आप कोर्सेज को देखिए, क्लासेस को अंडरस्टैंड करिए, इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, फाइनल की तैयारी करिए, फाइनल को क्लियर कीजिए और अपनी आगे प्रोफेशन को स्टार्ट करिए। तो यहां पर ये दोनों चीजें आपके पास हैं। इसके अंदर आपको देखिए अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं, लाइव डाउट क्लासेस की फैसिलिटी मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। आपको लगता है कि सर हमें किसी फैकल्टी से बात करनी है, आप उससे बात भी कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह देने के लिए आपको देखिए पूरी फैसिलिटी मिलती है, वो टेस्ट चेक होकर आप तक दिए जाते हैं ताकि आप उनके अंदर जो भी गलतियां उनको ठीक कर सके। तो ये तो बात होगी सर कोर्स की। इसको आपको एक्सेस करने के लिए escholars.in या फिर एक नंबर है 8888-0402, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उसमें से 50 से 60% क्वेश्चन आपको अपनी पहली रिवीजन के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। जब आप ये 50 से 60% क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है उसका आप टेस्ट देंगे। ये टेस्ट चेक होकर आपको मिलेगा, आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता लगेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर और फिर उसको ठीक करके आप जो रिमेनिंग 40% क्वेश्चन बच गए हैं उनकी प्रैक्टिस
करेंगे। ये है सिंपल सी बात। अच्छा सर, यहां पर इस प्रैक्टिस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, जिसके अंदर स्टडी मटेरियल आता है, आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, आरटीपी आते हैं, मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं और ये सारी चीजें एक ही जगह पर कंपाइल होकर आपको मिल जाती हैं एक किताब के अंदर जिसका नाम है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जो कि हमारी सीए इंटरमीडिएट के लिए हर सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ बुक भी लेना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमारी वेबसाइट escholars.in या इस नंबर से उस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ जाती है। तो पढ़ना किस तरीके से है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, फिर आपको टेस्ट देना है और यहां पर जब टेस्ट आपको चेक होकर मिल जाता है तो जो उसमें गलतियां आई हैं उनको ठीक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सर हमें ये चीज समझ में आ गई है, लेकिन हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताइए जो हमें सबसे पहले करने हैं ताकि हमारे पास होने वाला जो डर है ना कि पास नहीं होंगे वो खत्म हो जाए। तो आइए अब हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं जो आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से करके जाने वाले हैं। जो टॉपिक मैं यहां नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़कर जाएंगे, उन्हें भी करना है, लेकिन प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देनी है। इन्हें पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला हमारा जो पेपर जो कि अक्सर बच्चे स्टार्ट करते हैं आपके एडवांस अकाउंटिंग का, तो इसके अंदर मॉड्यूल 3 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल 3 के अंदर आप लोग देखिए चैप्टर 11 से 15 तक ये जो है आप सबसे पहले करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर 10 जो कि आपका कंसोलिडेशन का है ये आपको करना है। इसके बाद चैप्टर 8 रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग का जो टॉपिक्स हैं आपको वो सारे अपने क्लियर करने हैं। देन आपको चैप्टर 5 असेट बेस्ड अकाउंटिंग के टॉपिक्स को करना है। और यहां पर एक बात मैं और बता दूं, आप प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा, जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो करी थी। जब आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे तो डेली आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फाइनल लेवल पर इंडेक्स आने वाले हैं और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेस रखकर बनाए गए हैं। तो ये अगर आपके स्ट्रांग होंगे, क्लियर होंगे, तो फाइनल लेवल बहुत स्मूथ जाने वाला है। और इंटरमीडिएट लेवल पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। तो जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा पढ़ लेते हैं तो कोशिश करिएगा डेली हर रोज एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करें, उसके ऊपर के जितने क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में आपको तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, धीरे धीरे ये टाइम आपका 20 से 25 मिनट और 10 मिनट तक आ जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिस्पेक्ट में रिवीजन का, अगर आप डेली बेसिस पे से करते हैं। तो ये हो गया आपका देखिए एडवांस अकाउंटिंग के वो टॉपिक्स जो आपको सबसे पहले करने हैं। इसके बाद बाकी के टॉपिक्स की तरफ आप जो है मूव ऑन करेंगे। इसके बाद आपका जो हमारे ग्रुप 1 का अगला पेपर आता है वो है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ का। अब देखिए थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर के अंदर अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमारे राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, हम लिख नहीं पाते हैं। तो यहां पर हम जब लिखते हैं तो हमें वर्ड्स अच्छे नहीं आते हैं, याद दिमाग में कि टेक्निकल वर्ड्स क्या है। तो आप देखिए एक काम जरूर करेंगे, क्या 5 पेजेस पर डे, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस इसको अपना लेकर आना है करने के लिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो जो एग्जाम में पेपर लिखते वक्त लगता है ना कि टेक्निकल वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, हम चीजें भूल गए, कंटेंट याद नहीं आ रहा है, स्पीड नहीं है, हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, अटक अटक के लिख रहे हैं सर, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आपने इस काम को पर डे के बेसिस पर किया। ठीक है जी, चलिए अब सर हम बात करते हैं कि सर हमें कौन से टॉपिक यहां पर पहले करने हैं। तो मॉड्यूल 3 आपको सबसे पहले करना है, जिसके अंदर एलएलपी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये आपको पहले करना है। इसके बाद आपको मॉड्यूल 3 फेमा करना है। ठीक है जी, इसके बाद आप जो है बाकी टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ध्यान रखना जो आपका कॉर्पोरेट लॉ है उस वाले आपको टॉपिक के ऊपर जाना है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हमारे ग्रुप 1 के अंदर जो हमारा अगला पेपर आता है और बच्चों को सबसे ज्यादा टेक्निकल लगता है एडवांस अकाउंट्स के बाद, वो है आपका टैक्सेशन का पेपर। टैक्सेशन के पेपर के अंदर सबसे पहले आप देखिए जीएसटी से अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे, फोकस आपका जीएसटी पे रहेगा। और यहां पर ये जो 50 नंबर का आपका है इसमें आप कोशिश करेंगे कि 35 प्लस आप स्कोर करें। और बिलीव मी स्कोर करना बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चों ने किया है पास्ट में। ठीक है जी, और आसानी से कर लेते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले किन चैप्टर्स को करना है, ठीक है जी, सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में देखिए आपका जो 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहला डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर का यहां से होता है। ठीक है जी, इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन एग्जेम्पशंस, चार्ज अंडर जीएसटी जिसमें आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सबसे पहले करेंगे। इसके बाद आप सेक्शन 10 करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम का, फिर इसके बाद आप सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 और 4
कर सकते हैं। इसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसके अंदर आप शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद टीडीएस टीसीएस का टॉपिक 2 ही सेक्शन है, 51 और 52, बहुत आसान, मुश्किल से मतलब 1 घंटे के अंदर तो क्लास में खत्म हो जाता है, रिवीजन करने बैठोगे 15 से 20 मिनट में रिवीजन भी हो जाती है इसकी, ठीक है जी। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अगेन बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक, और एग्जाम में 5 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसको करेंगे, इसकी भी रिवीजन आप करेंगे, आधे घंटे के अंदर विद क्वेश्चंस खत्म हो जाती है। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल, और इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से आता ही आता है। तो ये वो टॉपिक्स है, देखिए आपके जीएसटी के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। जब आप ये टॉपिक्स कर लेंगे तब आपको बाकी टॉपिक्स पे जाना है, जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 23 ये करेंगे, ठीक है जी। ई वे बिल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने नहीं लिखे हैं, छोड़ने नहीं है, ये पहले करने हैं फिर वो बाद में करने हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप यही करो। लेकिन अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर इस एक पेपर में हमें सिर्फ 40 चाहिए, बाकी हम जो है अपने बाकी पेपर से कवर अप करने वाले, तो आप अगर इतने टॉपिक्स भी करेंगे तो 40 प्लस की दिक्कत तो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश करना कि आपका दोनों ही ग्रुप के अंदर एक एक पेपर ऐसा हो जहां पर आप 60 प्लस का टारगेट करें, 60 प्लस लेकर आए, ठीक है जी। चलिए सर, ये तो बात हो गई हमारे आईडीटी वाले पोर्शन की। जीएसटी की अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर देखिए पांचों हेड्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर आप पीजीबीपी और आपका कैप गेन्स, आप इन टॉपिक्स को एंड में करेंगे। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, ये पहले करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये टॉपिक करेंगे। फिर आप पीजीबीपी और कैपिटल गेन, इनको आप कोशिश कीजिएगा कि एंड में लेकर जाएं, ठीक है जी। ये आप एंड में करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए सर, हमें पता लग गया कि किस तरीके से करने हैं हमें ग्रुप 1 की तैयारी। अब मैं बात करता हूं ग्रुप 2 की, और ग्रुप 2 का जो आपका पेपर आता है उसमें पहला पेपर आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके अंदर आपको कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है? सबसे पहले तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बहुत आसान टॉपिक है, तीनों आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मटेरियल और लेबर तो आप मतलब ये लगाइए कि एक एक दिन के अंदर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और रिवीजन आप आसानी से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल। कॉस्ट ड्राइवर्स निकालो, आइडेंटिफाई करो, रेट निकालो और कॉस्ट अपोर्शन कर दो, एलोकेट कर दो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप मटेरियल और लेबर, ये जो वेरिएंसेस होते हैं मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस, इनको बहुत अच्छे से करना। इसके बाद आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर जाना, ठीक है जी। इनको बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये, ठीक है जी। और फिर आपका बजट एंड बजटरी वाला चैप्टर जो है वो आप करेंगे। इन चैप्टर्स को जैसे ही आप कर लेते हैं, इसके साथ जरा इसमें ऐड कीजिए प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग आप करेंगे, ठीक है जी। फिर आप इसके बाद जो है अपना सर्विस कॉस्टिंग करेंगे। फिर आप इसके बाद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स और बाकी का यूनिट एंड बैच, वो सब टॉपिक्स जो है वो कर सकते हैं। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना है। 15 चैप्टर्स हैं, ये भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो ग्रुप 2 का अगला पेपर आता है ऑडिट एंड एथिक्स का, जिसमें बच्चों को अक्सर परेशानी आती है। तो मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11, 10, 8, 9, देन चैप्टर 2, 3, 4 और 5, ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है। और यहां पर भी देखिए आपके पास स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स होते हैं, तो जिस तरीके से मैंने कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेली रिवीजन आपको मस्ट है, उसी तरीके से यहां पर 1 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पर डे पर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आपको रिवीजन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहा है तो मॉर्निंग में आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन कर लीजिए और डे एंड पर आप एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की रिवीजन कर लीजिए, जब आप पूरा देख लेते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। चलिए सर, इसके बाद हमारा जो अगला पेपर आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर भी सर हमें 40 तो लाने ही है पास होने के लिए, है ना, वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब पर्सनली देखिए मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत पसंद था, आसान भी है क्योंकि, और आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा में आपका थ्योरी पेपर है, तो थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया जहां पर 5 पेजेस पर डे का मैंने आपको बताया, उसमें आप जैसे कि अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो लॉ के आपने 3-4 पेजेस लिख के देख लिए, 2-3 पेजेस आपने एसएम के लिख के देख लीजिए। इस तरीके से ऑडिट का आपने 2-3 पेज लिखा, एसएम का आपने 2-3 पेज लिखा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं जरा ध्यान से
देखेंगे। तो रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, तीनों ही बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। रेशो एनालिसिस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिविडेंड डिसीजन पे भी 8 नंबर का, 10 नंबर का, 5 नंबर के तो पूछता ही पूछता है इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। इसके बाद आप कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे, जिसके अंदर लीवर्ड से अनलीवर्ड फॉर्म में जब आप स्विच करते हैं, लीवरेज क्या आर्बिट्राज प्रोसेस, ठीक है जी, एमएम अप्रोच किस तरीके से काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है जी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है, और अक्सर बच्चों को इन दोनों टॉपिक्स में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने इनको एंड में रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करें। यहां पर आईआरआर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीवी मेथड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर भी आपका देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्स, ये दो टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर आपको 5-6 यूनिट देखने को मिलती हैं। ये 2 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग का टॉपिक आपका यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें एसएम की, तो सर फोकस ऑन फर्स्ट 3 चैप्टर्स, 30 मार्क्स का आपका यहीं से प्रिपरेशन हो जाती है। और जब आप ये 3 चैप्टर्स कर लेते हैं, तब आप बाकी के चैप्टर 4 के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं, जहां पर आपको एडिशनल 10 नंबर की तैयारी जो है वो मिल जाती है। तो ये था, देखिए आपको किस तरीके से अपना बोथ ग्रुप के लिए या सिंगल ग्रुप के लिए सितंबर 2026 में प्रिपरेशन करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको पहले करने हैं। पढ़ने का तरीका वही है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब आप वो वीडियो क्लासेस से ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस से ले रहे हैं, ठीक है जी, हमारे से ले रहे हैं, जहां से भी आप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोशिश करेंगे एग्जाम में जाने से पहले हम एटलीस्ट 4 रिविजन देख के जाएंगे। 4 रिविजन अगर आपने दे दिया और आपने आरटीपी के जहां तक सवाल आता है, पीवी बुक के अंदर तो हमने सारी चीजें कवर कर रखी हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा देखिए पीवी बुक नहीं है उसके पास, तो आप कोशिश कीजिएगा 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपी और अपने अटेम्प्ट का और अपने से एक पीछे अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर देख के जरूर जाएंगे। और इसके साथ साथ अमेंडमेंट्स, लॉ का पेपर हुआ, टैक्स का पेपर हुआ, यहां पर अमेंडमेंट्स आती हैं, उन अमेंडमेंट्स को भी आपको देखकर जाना है। ठीक है जी। जिन बच्चों का एग्जाम मई के अंदर है, उनके लिए हमने अमेंडमेंट वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी लाइव कर रखी हैं, आप जाकर अमेंडमेंट वीडियोस देख सकते हैं। लॉ की अमेंडमेंट वीडियो आपको मिल जाएगी, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। सितंबर अटेम्प्ट के लिए भी वो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। फर्दर अमेंडमेंट्स अगर इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा तो वो भी आपको वीडियोस के थ्रू पहुंचा दी जाएंगी, तो आप उनके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।